नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जल जंगल जमीन के असली मालिक कहे जाने वाले आदिवासी समाज को आज भी अपने हक के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? विकास के दावों के बीच आदिवासी समाज आखिर पीछे क्यों है? तो आइए हम जानते हैं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन देनीवाला से कि आदिवासी समाज आज भी पीछे क्यों है। हाँ, झारखंड स्वतंत्र खबर को मैं जोहार, धन्यवाद। और हम लोगों के साथ जो भी कल मैंने हम लोगों की बात संवाद को जो सुनेंगे उनको भी मेरा झारखंडी जोहार। आपने जो शुरुआत किया कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने में जो सबसे आगे जो समुदाय है वो समुदाय विकास के मामले में आज क्यों पीछे है, ये आपका सवाल है। या मालिक कहे जाने वाले। हाँ, जल जंगल जमीन का जो मालिक कहे जाने वाले आदिवासी समाज आज विकास के मामले में क्यों पीछे है, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले तो आपने जो बात रखी कि जल जंगल जमीन के मालिक कहे जाने वाले आदिवासी समुदाय, यानी कि जल जंगल जमीन का मालिक निश्चित रूप से झारखंड में या तो पूरे भारत की बात करेंगे या तो पूरे विश्व की बात करेंगे। मैं हमेशा विश्व के आदिवासियों को के जीवन को मैं देखी हूँ, उनके इतिहास को मैं देखी हूँ, उनके जिंदगी को भी देखने का अवसर मिला है। तो वो इतिहास जिस तरह से बताता है कि आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन को आबाद करने वाला पहला समुदाय है पूरे समाज में और पूरे झारखंड के साथ पूरे विश्व में। आदिवासी समाज ही खतरनाक जंगली जानवरों से लड़के जंगल को साफ किया, ये इतिहास गवाह देता है। आदिवासी समाज ही जिस जंगल जमीन को खूंखार जंगली जीवों से लड़के आबाद किया, गांव बसाया, खेती लायक जमीन बनाई। आदिवासी समाज शुरू से ही उस धरती के साथ या तो जल जंगल जमीन पर्यावरण के साथ उनका पिता और पुत्र का रिश्ता बना, यानी कि मालिकाना हक हमेशा से आदिवासी समाज अपने को मालिक समझा और निश्चित से वो रूप से मालिक है। और जहां पर मालिक का बोध होता है तो मालिक के और नौकर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आदिवासी समाज हमेशा जमीन को का मालिक होने के नाते जल जंगल जमीन पर पूरे प्रकृति पर जब हमला होता है, हमला जिस भी रूप से होता है, चाहे आपका पूंजीपतियों के निजी पूंजीपतियों के द्वारा या तो सरकार के बड़े प्रोजेक्ट जहां से बड़ा विस्थापन होता है या तो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनके द्वारा जब प्रकृति पर हमला होता है, पर्यावरण पर हमला होता है, आदिवासियों के हक और अधिकार पर हमला होता है, तो आदिवासी समाज मालिक है, इसीलिए वो संघर्ष करता है। इसीलिए आदिवासी समाज जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपना प्राण की आहुति भी देता है। शुरू से इतिहास ये गवाह है कि अंग्रेजों ने भी जब उनके हाथ से जल जंगल जमीन को छीनने का प्रयास किया, कोशिश शुरुआत किया, तो अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, तिलंगा खड़िया, बिरसा मुंडा, पोटो हो, सिंदरा मानकी, बिंद्रा मानकी, इनका यही इतिहास है। मालिक है इसलिए वो जल जंगल जमीन को, समाज को के हर जो अत्याचार है,
उसके खिलाफ वो संघर्ष करता है और उसके लिए शहादत भी देने को तैयार रहता है। नौकर होता है, नौकर जल जंगल जमीन को अपना उपभोक्ता की वस्तु समझता है, अपना मुनाफा कमाने का संसाधन मानता है, और ये हमेशा ये मालिक और ये जो उपभोक्ता की वस्तु समझने वाली जो व्यवसायिक वर्ग या तो सरकार की जो योजना है, जो आदिवासी परंपरा को, आदिवासी इतिहास को, उनकी भाषा और शैली को, उनके प्राकृतिक मूलक जीवन शैली को नहीं समझ पाता है, तो उनके खिलाफ हमेशा मालिक होने के नाते आदिवासी समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है और जल जंगल जमीन की रक्षा करता है। और ये इतिहास वो हमें बताता है, पूरे दुनिया को बताता है, पूरी दुनिया के लिए ये आदिवासी समाज है वो प्राकृतिक मूलक है, पर्यावरण को वो अपना माने अस्तित्व का हिस्सा मानता है। आदिवासी समाज सामुदायिकता का जीवन शैली जीने वाला है। आदिवासी समाज वो लोकतंत्र पर उनका सामाजिक बुनियाद रखा हुआ। आदिवासी समाज सबको सम्मान देता है और आदिवासी समाज न्याय की बात करता है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि विकास के क्षेत्र में आदिवासी समाज क्यों पीछे है, मैं ये कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज का जो उनका आइडियोलॉजी है, सामुदायिकता, सर्वानुमति, एकता, सामूहिकता, उसके साथ लोकतंत्र, सबको सबके लिए मतलब चिंतन करना, और उसी की बुनियाद पर जो उनकी एकता की ताकत है ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ भी वो अंग्रेजों को संघर्ष करते हुए उनको घुटने के बल पर उनको झुका दिया था। आदिवासी समाज कहीं समझौता सामाजिक हित के सामने व्यक्तिगत हित को जगह नहीं दिया। आदिवासी समाज वो ईमानदारी के साथ जिस वातावरण के साथ वो जीता है, जिस परिवेश में उनका जीवन शैली पूरी तरह से रचा बसा है, उसके साथ वो गद्दार नहीं करता है। देश की आजादी के बाद पहले ही आदिवासी समाज ने आपका 17वीं सदी 18वीं सदी में ही आदिवासी समाज की एकता, आदिवासी समाज का अपना जल जंगल जमीन पर उनका जो आस्था है और सामुदायिकता पर उनका जो एक मिसाल पूरे देश को देता है। और आदिवासी समाज से ज़्यादा कोई भी समाज में आप लोकतंत्र नहीं पाइएगा। तो ये पूरा वर्ल्ड जानता है आदिवासी समाज का इस गुण को। अब रही देश आजाद के बाद भी आदिवासी समाज अपना इसी मूल्यों के साथ लड़ते रहा, समाज को बचाने का काम करते रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज अपने आप में बहुत सशक्त है। उनकी जो एकता है और उनका जो जीवन शैली है, जो प्रकृति के साथ उनका जो रचा बचा जीवन शैली है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जैसे जैसे
आज़ादी के बाद जब हम विकास की बात करते हैं, जिस विकास को लेके शायद आप ये सवाल किए कि आज विकास के मार्ग में आदिवासी समाज क्यों पिछड़ा है, तो आदिवासी समाज विकास के मार्ग में इसलिए पिछड़ा हुआ है कि आप देश आजाद होने के बाद देश का जो व्यवस्था है, जिस पैमाने को लेके, जिस आपका मापदंड को लेके हम विकास की बात करते हैं, और विकास की जो अवधारणा है, उस अवधारणा के साथ आदिवासी समाज उनका जो अपना जो आदिवासी समाज का जो व्यवस्था के साथ उनका कहीं ना कहीं टकराव दिखाई देता है। विकास के नाम पर जंगल जमीन चाहिए, नदी पहाड़ झील झरना चाहिए, चाहे सरकार को चाहे तो कारपोरेट को। और आज की तारीख में या तो पहले भी विकास होना चाहिए था, सब कोई मानते हैं, और इसीलिए यहाँ आदिवासियों ने आपका एचएससी में भी आपका 30 गांवों को यहाँ पर, जिसको पहला आज़ादी के बाद पहला यहाँ पर विकास के नाम पर ये कारखाना बना, लोगों ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन विकास के नाम पर उसको दिया कि विकास होगा, देश का विकास होगा। फिर उसके साथ ही आप देखेंगे तो पूरे झारखंड का ही हम बात करें तो आज जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, आदिवासियों के उनके धरोहर पर आदिवासियों ने जरूर शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में विकास की बात जहां आई तो आदिवासी समाज ने वो विकास के नाम पर जंगल दिया, जमीन दिया, जहां आज भी कल कारखाने बैठे हुए हैं, आज भी जहां पर आपका माइंस चल रहा है। आज तो झारखंड में, पूरे झारखंड की बात करेंगे तो कहीं पर सरकार के लोग या तो कंपनियां, कोयला कंपनियां, या तो जो भी कंपनियां, आज अडानी अंबानी की भी बात करेंगे, जहां गांव के लोग जमीन नहीं देना चाहे वहां जबरन गांव के लोगों से जमीन दिया गया। लेकिन उनकी जो विकास का जो अवधारणा है, उनके साथ ये जो आजादी के बाद का जो विकास का जो मॉडल है, उसमें कहीं पर भी तारतम्य नहीं बैठा। उनके जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। आदिवासी समाज जंगल के साथ, जमीन के साथ, नदी झील झरना के साथ, पूरे पर्यावरण के साथ, पूरे समुदाय के साथ वो किस तरह से वो शांतिपूर्ण जीवन जिएगा, किस तरह से वो अपना माने जल जंगल जमीन का रक्षा करेगा और उनको विकसित करेगा, वो आदिवासी समाज के लिए वो एक विकास का मापदंड है। और जब उनको माने इस विकास के मुख्य धारा में लाया गया तो ये जो विकास का जो मुख्य धारा है वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के प्रति ईमानदार नहीं रहा। वो आदिवासी समाज के लिए अलग से हम धन्यवाद देते हैं कि जो उस समय की जो शुरू में जो सरकारें बनी देश में, देश की आज़ादी के बाद, उस समय भी आदिवासियों का जो उनका जीवन शैली है, उनका जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको देखते हुए उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। और ये जो अंग्रेजों ने भी इस चीज को मैंने महसूस किया था, इसीलिए CNT एक्ट बनाया। और उसके बाद जब देश की आजादी के बाद 5वीं अनुसूची क्यों बना? 5वीं अनुसूची इसीलिए रखा गया जहां पर आपका 73 अमेंडमेंट भी हुआ, और 73 अमेंडमेंट करके आपका संविधान के 73वां संविधान में जो 73 अमेंडमेंट हुआ, पेशा कानून भी मैंने आदिवासी क्षेत्र के लिए लाया गया। आदिवासी क्षेत्र को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में रखा कि आदिवासियों के भाषा और संस्कृति का विकास हो, उनके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो, आदिवासी समुदाय का जो उनका अपना जो आइडियोलॉजी है
अपना जीवन शैली है उनके साथ ही माने उनका विकास होना चाहिए। उसी में माने आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को अधिकार दिया, कहीं पर पूर्ण अधिकार दिया, कहीं पर आपका माने आंशिक रूप से दिया। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कानून तो बना आदिवासियों का विकास के लिए। उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको माने मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जैसे और समुदाय शिक्षित है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी समाज स्वस्थ रहे, जैसे और समाज स्वस्थ है, और सरकारी योजनाओं का भी समुदाय को बढ़िया से मिले। तमाम योजनाएं बनी, कानून बना, लेकिन कानून को लागू करने वाले जो लोग हैं, कानून को लागू करने वाले जो आदिवासी समाज के लिए ईमानदारी से शिक्षा का जो व्यवस्था था, वो शिक्षा का व्यवस्था के तहत में जो नीतियां बनी, उनके तहत आदिवासी समुदाय को ईमानदारी से शिक्षित करने के लिए ईमानदारी पूर्वक कदम नहीं उठाया गया। आदिवासी समुदाय को स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए कानून को जिस तरह से स्वस्थ लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए, आदिवासी समाज के लिए उस तरह से ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया गया। या तो आप बोलिए जितनी भी योजनाएं हैं वो जिस ईमानदारी के साथ लागू होना चाहिए, ईमानदारी के साथ लागू करने वालों की कमी रही। लोग माने कानून में कोई कमी नहीं रही, लेकिन ईमानदारी पूर्वक लागू नहीं किया गया। आदिवासी समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपने बहुत सारा प्रावधान किया गया। 5वीं अनुसूची के लिए आपका ट्राइबल सब प्लान भी बना, जहां पर आप ट्राइबल सब प्लान की बात करते हैं तो उनका स्वास्थ्य सुविधा हो, उनका जीविका के लिए उनको जीविका बेहतर हो, रोजगार बेहतर हो, उनके लिए शिक्षा बेहतर हो, उनके लिए तमाम चीजें बेहतर हो, उसके लिए ट्राइबल सब प्लान का अलग से व्यवस्था किया गया। लेकिन उसे आप जेल बना रहे हैं, उसे आप हाईवे बना रहे हैं, उसे आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, उससे आप खेल मैदान बना रहे हैं। तो आप में ईमानदारी कहाँ है? तो आपने जो सवाल किया, आदिवासी समाज पीछे क्यों है, पीछे रहने का यही कारण है। दूसरा कि आप राजनीतिक रूप से भी मैं सोचते रहती हूँ, और आप भी विश्लेषण करते हैं, सारे लोग विश्लेषण करते हैं। आजादी के बाद ये लोकतंत्र का जो पर्व आता है, चुनाव आता है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव उसी समाज से हो रहा है, और उसमें आदिवासियों को भी हिस्सेदारी मिलती रही है, कम हो ज्यादा हो, लेकिन आदिवासियों को हिस्सेदारी मिलती रही है निश्चित रूप से। और यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपका देश का आजादी के बाद ठिबलिउरा हुआ, मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा हुए, वो जब संविधान बनाने में आगे रहे, संविधान सभा में अपनी बातें आदिवासियों के लिए वो अपनी बातें रखते रहे, और जब पहला जो मैंने देश आजादी के बाद जब मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा पार्लियामेंट में जब पहला प्रधानमंत्री देश का स्वर्गीय आपका जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से पूछा था, सभी पार्लियामेंट सदस्यों से, अब तो तुम लोग माने खुश हो, देश आजाद हो गया है, अब हमारा संविधान है, अब हमारा सारा चीज है, हम अपनी तरह से देश को चलाएंगे। मरंगुम के जयपाल सिंह ने उस समय खड़ा होकर ये बात बोला था, मैं तब तक खुश नहीं रह सकता हूं जब तक हमारा समुदाय बाकी दूसरे समुदाय की तरह शिक्षित नहीं होगा, दूसरे समुदाय के पेरालाल में उनकी जिंदगी हम नहीं देख पाएंगे, और मेन स्ट्रीम में जो बाकी लोगों का जो ये है आपका सुख सुविधा है, या तो दूसरे लोग जिस तरह से सशक्त हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त हैं,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त हैं, हर तरह से सशक्त हैं, तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। ये जयपाल मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात कहा था। अब अगर उस समय ये बात कहे थे, और ये भी हम लोग जानते हैं कि आदिवासियों को आदिवासी नाम ही दिया जाए, इसके लिए भी पार्लियामेंट में जयपाल सिंह मुंडा और उनके साथियों ने वो बाबा साहब अंबेडकर से भी बहस किया कि ये अनुसूचित जनजाति नहीं होगा, आदिवासी के अलावा हम कोई दूसरा शब्द हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो राजनीतिक जो दशा और दिशा, पहले के जो राजनीतिक दशा और दिशा था, वो अंग्रेजों के खिलाफ भी ईमानदारी से लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ। सभी जाति समुदाय ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का ठाना था, तब अंग्रेजों को हरा सका था। और आदिवासी समाज में भी अपनी आदिवासियत की लड़ाई, अपने आदिवासी राज की लड़ाई, अपने जल जंगल जमीन को केंद्र में रख के, अपने आदिवासियत को केंद्र में रख के देश की लड़ाई भी में भी, चाहे वो आदिवासी महासभा की बात हो आप बोलेंगे, आप जयपाल सिंह के नेतृत्व में बात बोलेंगे, या तो हम इनकी बात करेंगे, एनी होरो की बात करेंगे, या तो दिसुमगुरु शिबू सोरेन की बात बोलेंगे। बहुत सारे लीडर, आदिवासी लीडर, वो राजनीतिक के मेन स्ट्रीम इसमें भी आए। और यही कारण है कि जब 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय आदिवासी समाज ने और इस इलाके, पूरे क्षेत्र के इलाके ने, आदिवासी और मूलवासी भी शामिल थे। उस समय ये मैंने अपनी मट्टी, अभी तो लोग बोलते हैं ना पहले मट्टी उसके बाद पार्टी की बात करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस समय पहले माटी की बात लोगों ने किया, पहले अपने मट्टी की बात किया। इसीलिए 1952 का चुनाव में 33 विधायक लोग चुन के लाए, वो झारखंड पार्टी से 33 विधायक चुन के लाए। वो इसलिए लाए कि हमको अपना जल जंगल जमीन पर के साथ हमको आगे विकास का मार्ग, जो देश की आजादी के बाद जो विकास की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम का विकास, हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन वो बाद में मैंने आगे चलते चलते समय के साथ वो दिशा बदलते गया। राजनीति में जो मट्टी की बात हुई वो पद तक चली गई, कुर्सी तक चली गई। और आज की तारीख में भी हम ये नहीं मानते हैं कि नहीं, उसके लिए हम किसी दूसरे पर केवल अंगुली उठाएंगे। आज भी झारखंड में अभी भी आपका 81 विधानसभा में आपका 28 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। उसके साथ ही आपका एसी का भी है, बीसी का भी है। सबके लिए जो यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं, उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर वो हर अलग राज्य बनने के बाद 28 विधानसभा सीटों पे आदिवासी केवल उरांव हो, मुंडा, खड़िया सब एंजॉय करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में आपका 14 में आपका अब 5 सीट वो लोग एंजॉय करते आ रहे हैं। हमेशा तो हमारे लोग आ रहे हैं, तो हम पीछे कहां पर हैं? कहां पर पीछे हैं? हर चुनाव में 28 आ ही रहे हैं, मैंने रिजर्व सीट से, और ये जो रिजर्व सीट के बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे एससी भी आ रहे हैं, बीसी भी आ रहे हैं, सारे लोग तो चुन के आ रहे हैं, लोकसभा में भी चुन के आ रहे हैं। लेकिन आज अगर हम कहेंगे कि हम आज आदिवासी समाज को, जैसे मुझको बोलते हैं लोग कि
देवमनी विकास नहीं होने देती है। मैं जंगल जमीन की बात करती हूँ, उसकी रक्षा की बात करती हूँ, उसके साथ विकसित होने की बात करती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि देवमनी बारला जैसे लोग विकास विरोधी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज सत्ता आपके हाथ में, 5th शेड्यूल में और आदिवासी सीट में आपका हमेशा 28 लोगों को भेज रहे हैं जल जंगल जमीन पर्यावरण का रक्षा के साथ, उसका उनका संरक्षण के साथ गांव समाज का स्वास्थ्य का चिंता करने के लिए, शिक्षा का चिंता करने के लिए, उनके हर तरह का उनका राजनीति में हम किस तरह से आगे बढ़े, राज में हमारी भागीदारी और कैसे मजबूत हो। हमारा झारखंड अलग राज का जो सपना था, जिस सपना को लेकर झारखंड अलग राज की लड़ाई हमारे लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, और वो लंबी लड़ाई के बाद झारखंड अलग राज का पुनर्गठन हुआ। और इस राज में हमारे वो जो शहीद हुए, उनके सपनों का झारखंड कैसे बनेगा, जहां झारखंड का नौकरी यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, किसानों को, यहाँ के हमारे बेरोजगार लड़के और लड़कियों को मिलना चाहिए। अगर हमारे लोग, हमारा आदिवासी समुदाय, बाहर के लोग, अगर कोई दूसरे लोग बीमार होते हैं, उनका इलाज एम्स में होता है, हमारे आदिवासी समाज का इलाज एम्स में क्यों नहीं होता है? दूसरे समाज के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जहां पर टीचर भी नहीं है, जहां पर बिल्डिंग है लेकिन टीचर नहीं है, वहां पर क्यों पढ़ रहे हैं? जहां पर शिक्षा का कोई क्वालिटी नहीं है। हम जमीन दे रहे हैं विकास के नाम पर, जंगल दे रहे हैं विकास करेगा बोल के, लेकिन हमको केवल धूल फांकने का, धूल हमारे हिस्से आ रहा है, प्रदूषण हमारे हिस्से आ रहा है, हमारे हिस्से बीमारी आ रहा है, हमारे हिस्से में आपका विस्थापन आ रहा है, हमारे हिस्से में बेघर बार होना हमारे हिस्से में आ रहा है, हमारे हिस्से में कहीं पर भी नौकरी नहीं आ रहा है, हमारे हिस्से में कहीं पर भी मान सम्मान के साथ, मानव अधिकार के साथ जीने का जो अधिकार हमको मिलना चाहिए, वो अधिकार हमको मिल नहीं रहा। आपने जो सवाल किया, क्यों पीछे है, पीछे रहने का यही कारण है। आज मुझको लगता है, गांव-गांव में घूमती हूँ तो मुझको लगता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास तो जमीन, जब मैं जंगल बचाने वालों के पास कुछ नहीं होता है, पूरा झारखंड हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से वहां हमारा है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोगों ने समझौता नहीं किया किसी के साथ, और जंगल जमीन को हम लोगों ने, गांव को बचा के रखा। जहां पर राजनीति हम लोग करते हैं, राजनीति हम लोग करते हैं, हम लोग आदिवासियों की राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, जहां पर किसानों की राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, और जहां पर मूलवासियों की भी राजनीति करते हैं और वोट लेते हैं। लेकिन हम उनके उस जिनको हम वोट बैंक बनाते हैं, उनके लिए, उनके सपनों का झारखंड हम बनाने में सक्षम नहीं है। कानून हमारे पास है, लेकिन कानून को हम ईमानदारी से जमीन पर उतारने में हम पीछे रह रहे हैं। इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम बाहर की ताकत को, या तो बाहरी जो आक्रमणकारी ताकतें हैं, उस पर केवल अंगुली नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमारे 28 विधायक हैं, अगर हमारे 4 लोग भी, 5 लोग भी हमारे लोकसभा में, हमारे जो चुने हुए लोग जाते हैं, तो आदिवासियों की बात होनी चाहिए। आदिवासियों का ज्वलंत जो सवाल है ना, उठनी चाहिए। आदिवासी नीति बनना चाहिए, आदिवासियों के नाम पर शिक्षा नीति बनना चाहिए, पलायन रोकने के लिए नीति बनना चाहिए, हेल्थ कैसे बेहतर हो उसके लिए नीति बनना चाहिए। जो यहाँ पर बहुत पहले जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनका बेहतरी कैसे मतलब हो,
उनको, उनके बच्चों को नौकरी कैसे दिलाया जाए उसकी नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए। इन तमाम जो सवाल है ना आज की तारीख में धरे के धरे रह जा रहे हैं। और आज मैं जीतू मुंडा को घटना के बाद मुझको भीतर से हर दिन गांव की तरफ, गांव में जो चीजों को देखते हैं ना, आज एक जीतू मुंडा हम लोगों ने उड़ीसा के क्योंझर में, हम लोग वहां से जब सामने आया अपनी बहन का 19,000 पैसा मांगने के लिए, गांव बार बार जब बैंक वाले लोग बोल रहे हैं कि उस आदमी को लाओ, उनको लाओ, जब वो मर गया तो बेचारा कहाँ से लेके आएगा। तो वो सिर्फ जीतू मुंडा का बात नहीं है, वो पूरा ग्रामीण आदिवासी, पूरे देश का ग्रामीण आदिवासी का वो आज की स्थिति आज भी वही है। हम लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लड़के हम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है ना ऊपर से नीचे, वो ईमानदार नहीं है। तो आज सबको चाहता है कि जीतू मुंडा की तरह ही लोग रहे, जीतू मुंडा की तरह ही लोग रहे, वो कम पढ़ा लिखा लोग रहे, लोग जो झारखंड में जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। कानून तो किताब में है ना, CNT एक्ट किताब में है, SPT एक्ट किताब में है, भारत का संविधान में वो संविधान तो है, लेकिन लागू कौन करेगा? उसका लाभ लेने के लिए आदिवासी समाज को लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग रोड में लड़ रहे हैं तो जो आपको जहां पर रखा गया है, जिनको लड़ने के लिए जहां जिम्मेवारी सौंपी गई है, वहां पर उनको भी लड़ना पड़ेगा, चाहे वो IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, शासन प्रशासन में जो भी है, या तो राजनीति में जो भी है। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ने की जरूरत होगी, ईमानदारी लड़ाई की जरूरत होगी। मैं अंतिम में ये कहना चाहती हूँ, बाहर की आबादी आज झारखंड में हावी है। बाहर की आबादी वो क्यों हावी है सबको जानता है। एक आदमी उनका भाषा समझ के, अगर एक आदमी, एक अफसर, कोई व्यक्ति उनके दरवाजा में आया तो उनका भाषा समझ के, वो भाषा सुन के समझ जाता है कि ये कहाँ का है, हमारे मूल का है, तो उनको एड़ी चोटी करके वो हेल्प करता है और उस समुदाय को अपने पेरालाल में लेके आता है, अपने बराबरी में लेके खड़ा करता है। और ये हमारे आदिवासियों में बाकी सारा चीज है, लेकिन ये गुण अभी भी हम उस जो संस्कृति है ना सबको लेके जाने का, बाकी लोगों का है, जंगल बचाने का, जमीन बचाने का, आदिवासी समाज को बचाने की जो संस्कृति है, एक साथ लड़ने की संस्कृति वो है। लेकिन जो हमारे और भी तबके हैं उसमें सब कोई एक साथ ले जाने का आज भी वो प्रवृत्ति नहीं बन पाया है, वो भी संस्कृति नहीं बन पाया है। आज इसीलिए आज आदिवासी राज में आज आदिवासी कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से भी कमजोर है, प्रशासनिक रूप से भी कमजोर है, और राजनीतिक रूप से भी हम लोग हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से भी आज हम नीति निर्धारण में उस तरह से बोल्डली हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हमको बोल्डली झारखंड की जो यहाँ का के लिए जो सूटेबल नीतियां हैं, यहाँ के आदिवासियों का जो सपनों का झारखंड के लिए जो एजेंडा है, उस एजेंडा को लागू करना चाहिए था। लेकिन सब कमजोर है, सब अलग और थलग है। आपने जो सवाल किया, मैं तो बोलती हूँ, खुल के बोलती हूँ। अब इसमें जो सही है उसको सही नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मैं यही मानती हूँ कि आदिवासी समाज का बिखराव और आदिवासी समाज का यूनिटी, एक साथ बढ़ने का जो यूनिटी होना है,
चाहिए वो कमजोर है। चलिए, आप अभी सुने आर्यन लेडी देवनवाला की बात, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी हैं, लगातार इस तरह से आदिवासी मुद्दों पर अपनी बात को रखते रहते हैं मुखर होकर के। आज भी बात हम लोग शुरू किए थे कि आदिवासी समाज आज भी पीछे क्यों है। यदि इसी पर बात रखे बहुत अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश की कि आदिवासी समाज पीछे क्यों है। ऐसे कहें कि संविधान में तो बहुत अधिकार आदिवासियों के लिए मिले, बोले धरातल पर कौन उतारेगा। यहाँ के जिसे कहे रिजर्व सीट भी है और तमाम चीज पर यह चर्चा भी की है कि आदिवासी समाज की बात करें तो जिस पढ़ाई लिखाई तमाम चीज में पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं इसका जो ये होना चाहिए, झारखंड इससे बना, झारखंड भी बना तो जल जंगल जमीन के लिए ही लड़ते रहते, झारखंड बना। लेकिन लड़ाई तो सबको ही लड़े अपने अधिकार, लेकिन अधिकार धरातल पर नहीं उतरा। इसका जिम्मेदार कौन? जो बनाने वाले लोग थे वही जिम कहें कि जो जिस अगुआ जो या कहें जो अधिकारी तौर पर जो लागू करने वाले थे उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।